हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, कल है फिजिक्स का पेपर और कल के लिए हम आपके लिए फिजिक्स के 100 शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं और इसी में से सारा का सारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लड़ेगा। 100% गारंटी है। तो एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, एक एक क्वेश्चन का रिवीजन करके जाइएगा। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का जो यहाँ पे आपके पास टेंशन है ना, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा शॉर्ट क्वेश्चन इसी से लड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करिए और फटाफट से क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास को शुरू करेंगे। एक एक शॉर्ट टाइप ऑफ सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम का बहुत ही कमी है। सिर्फ आपको रिवीजन करना है, ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, सिर्फ रिवीजन करना बाकी है। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। बाबू, आवेश संरक्षण सिद्धांत कहता क्या है? आवेश संरक्षण सिद्धांत कहता क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है? तो आवेश संरक्षण सिद्धांत को सबसे पहले लिखिएगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। और उनके अनुसार क्या होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को क्या किया जाता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये आपको क्लियर रखना है। तो अगर आपसे पूछेगा कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत को किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। इनके अनुसार विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। विद्युत आवेश ब्रह्मांड में सदैव ही क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो ये भी आपको क्लियर रखना है। तो बाबू यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख देना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, तीव्रता क्या होता है? तो मान लीजिए कि कोई यहाँ पे क्या है, आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, इसका कोई अपना क्षेत्र है, और मान लीजिए कि अनंत में कोई क्या है, टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। अब प्यारे बच्चों, इसको किसी बिंदु पे लाइएगा तो ये कितना बल अनुभव करेगा, है ना, ये आवेश कितना बल अनुभव करेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी कहते हैं। तो सुनिएगा, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया एकांक धन आवेश, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे रखा गया क्या, कोई एकांक धन आवेश जितना बल अनुभव करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग कहते हैं। इसका सही मात्रक क्या होता है, सबसे पहले निकालने के लिए E क्या होता है, तो बराबर बल बटा में यहाँ पे क्या होता है, कूलम, है ना। यानी याद रखना है कि इस टेस्ट चार्ज जितना बल अनुभव करेगा क्या वैद्युत क्षेत्र के अंदर, उसे क्या कहेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, F बटा में Q होता है। और प्यारे बच्चों, इसकी बीमा अगर पूछेगा और मात्रक पूछेगा तो आप साफ साफ लिख सकते हैं। मात्रक पूछेगा तो बल को किस में मापते हैं, न्यूटन में, और आवेश को किस में मापते हैं, तो बाबू याद रखना है, कूलम में मापते हैं। तो न्यूटन प्रति कूलम या NC इनवर्स भी आप लिख सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा 100%। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। दो यहाँ पे क्या, द्विध्रुव आघूर्ण यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जिसमें एक आवेश होता है ना। सबसे पहले इसका डायग्राम देख लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, विपरीत तथा क्या होता है, समान तथा विपरीत आवेश क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इसकी बीच की दूरी क्या होती है, 12 होती है। अगर आपसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में, है ना, आप लिखेंगे कि कोई एक आवेश और उसके दोनों आवेश की बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वेक्टर P से सूचित किया जाता है, और ये होता है Q इंटू प्यारे बच्चों क्या होता है, D। और ये आपको याद रखना है। तो अगर आपसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछेगा तो लिखेगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कि किसी वैद्युत आवेश के एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू क्या होता है, D। Q का मतलब क्या हो गया, आवेश का मात्रा, और लंबाई का मात्रा क्या हो गया प्यारे बच्चों, यानी D जो होता है हमारा लंबाई होता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों, इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, तो आवेश को कूलम में मापते हैं और यहाँ पे लंबाई को मीटर में। तो कूलम मतलब क्या, कूलम इंटू मीटर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। बहुत तेजी से चलेंगे क्योंकि टाइम हम लोग के पास बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए कि पारावैद्युत शक्ति तथा अपेक्षित पारावैद्युतांक को परिभाषित करें। तो पारावैद्युत शक्ति क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां पे कोई भी पारावैद्युत माध्यम क्या बना रहे, आचलन बना रहे, आचलक बन जाए, उसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसी को कहते हैं हम लोग पारावैद्युत शक्ति। अगर अपेक्षित पारावैद्युतांक की बात करें, अपेक्षित पारावैद्युतांक को हम लोग ER से सूचित करते हैं। और इसको डेफिनेशन में आप कैसे लिखेंगे, किसी माध्यम की विद्युतशीलता बटे में क्या, निर्वात की विद्युतशीलता, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। इसे ER से सूचित किया जाता है, जिसमें E क्या होता है प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन जो होता है
किसी माध्यम की विद्युतशीलता होती है, जबकि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो ये भी आप लोग स्पष्ट रखिएगा। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़िए कि आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया और विश्वास बना के रखिए 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इसी वीडियो से रहेगा, लिख के ले लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है कि अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आप इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर रहे हैं, अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आप इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो वो पूर्ण गुणज के रूप में भेजना पड़ेगा। कैसे पूर्ण गुणज के रूप में भेजना पड़ेगा, यहां पे याद रखना है Q इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, प्लस माइनस एन ई, जहां पे प्यारे बच्चों एन क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है जिसका मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो आवेश का क्वांटमीकरण किसी वस्तु आवेश पर स्थित आवेश इलेक्ट्रॉन आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात किसी वस्तु पे आवेश मतलब क्या, किसी वस्तु पे आवेश, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। ऐसे अच्छा डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं कि अगर एक पिंड से दूसरे पिंड में अगर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करना है तो आप पूर्ण गुणज के रूप में करेंगे, उसी को क्या कहते हैं बाबू, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि कूलम्ब का नियम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि कूलम्ब का नियम क्या होता है। तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, एक पे क्या होगा प्यारे बच्चों प्लस Q1 आवेश मान लीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस Q2 आवेश मान लीजिए, ठीक है। प्लस नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, क्योंकि सुनिए क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें प्यारे बच्चों नहीं माना जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट Q1 और यहाँ पे क्या करेंगे Q2 आवेश लेंगे। देखिए तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है, सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है और इसकी बीच की दूरी r है मान लेते हैं। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा जो बल है ये क्या होगा, समानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल को, यानी Q1 और Q2 को। और प्यारे बच्चों यही जो आवेश होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, व्युत कर्मानुपाती होता है, किसके, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, यानी F समानुपाती क्या होगा 1 में यहाँ पे क्या r² हो जाएगा। इसे मानेंगे समीकरण 1, इसे मानेंगे समीकरण 2। थोड़ा इसको पेशेंस से समझाते हैं ताकि आपको समझ में आए, कहीं आएगा तो आप लिख पाए, ठीक है। कूलम्ब का नियम क्या कहता है, तो कूलम्ब का नियम कहता है मेरे प्यारे लाडलो कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा यही बल प्यारे बच्चों दोनों आवेश के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्गों की व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग कूलम्ब का नियम कहते हैं। तो यही हमने लिख दिया प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो प्यारे बच्चों F समानुपाती क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि Q1 इंटू Q2 है ना, Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू क्या हो जाएगा Q2 बटे में r² हो जाएगा। बाबू समानुपाती हटता है, इक्वल टू लगता है कि कांस्टेंट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और बटे में क्या हो जाएगा r²। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल टू क्या, K का मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिख दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 और बटे में क्या हो जाएगा r², जो कि हमारा क्या हो जाएगा कूलम्ब का नियम हो जाएगा। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए कि गॉस का नियम क्या है, इसको 5 नंबर में भी देंगे, बता चुके हैं लेकिन फिर भी बताएंगे। और गॉस का नियम बाबू रहेगा 5 नंबर में, लिख के ले लीजिए आप, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा गॉस का नियम क्या है, तो गॉस का नियम क्या है, तो बाबू गॉस का नियम क्या होता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स है ना, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश के क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। अगर आप लिखना चाहें तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बटे में ε0, जिसे हम लोग क्या कहते हैं गॉस का नियम कहते हैं। और गॉस के नियम के ये जो पृष्ठ है इसे गॉसियन पृष्ठ भी कहा जाता है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा कि गॉस का नियम क्या है कि किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल विद्युत आवेश की मात्रा का क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। यानी किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं गॉस का नियम कहते हैं। चलिए आगे बढ़िए अगला कि वैद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण लिखे। तो गुण तो आप बहुत ज्यादा लिख सकते हैं कि 2 मौलिक गुण क्या है। तो पहला है कि आवेश हमेशा संरक्षित हो सकता है, जो आवेश होता है
हमारा संरक्षित होता है। आवेश को ना हम पैदा करते हैं ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। आवेश जो होता है क्वांटमीकृत होता है, आवेश योगात्मक होता है, तो है ना, एक और आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हम कर सकते हैं। आवेश को ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इससे बन जाएंगे, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। अगला कि कूलम्ब बल की सीमाएं लिखे। तो कूलम्ब बल का हमने अभी बताया कि कूलम्ब का जो बल है, कूलम्ब का जो नियम है क्या होता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो एक दूसरे के समानुपाती होता है, तथा यही बल क्या होता है, उसके बीच की दूरी के वर्गों की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि इसमें बाबू पूछा गया कूलम्ब की सीमाएं क्या है, तो सीमा क्या है, कूलम्ब का नियम यहाँ पे याद रखना केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। और कौन सा, तो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, यह आपको पता होना चाहिए। यह नियम अत्यधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं है, इतना दूरी ना हो कि इनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण ना लग पाए, है ना बाबू, अत्यधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं है। और यह नियम 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं है, एकदम ज्यादा पास होगा फिर भी सत्य नहीं है। यह एक यूनिवर्सल नियम भी क्या है, नहीं है। तो यह आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि आवेश के आयतन घनत्व को परिभाषा दे। तो बाबू प्रति इकाई लंबाई में स्थित आवेश की मात्रा को उसको क्या यहां पे लिख दीजिएगा, रेखीय घनत्व, है ना, क्या है, रेखीय है, रेखीय घनत्व, है ना, रेखीय घनत्व की परिभाषा दे तो यहां पे लिखिएगा कि इकाई लंबाई में स्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रेखीय घनत्व कहते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है, लेकिन आयतन घनत्व हमसे पूछा गया है, तो आयतन घनत्व इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, कूलम्ब प्रति यहाँ पे मीटर किलोग्राम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, दो असमान आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाएं खींचे। तो दो असमान आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाएं आप कैसे खींचेंगे, हम आपको बता देते हैं। क्या बोला गया है बाबू, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दो असमान है, तो जब प्यारे बच्चों जब असमान होता है यानी विजातीय आवेश होता है, वो क्या करते हैं एक दूसरे को, एक बार बताइए, जो विजातीय आवेश होता है एक दूसरे को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर लगाइए कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये इधर आकर्षित करेगा, ये इधर आकर्षित करेगा, ये इधर आकर्षित करेगा, है ना, इनमें क्या होगा, आकर्षण बल होगा। ये डॉटेड लाइन से आप दर्शाइएगा, हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम ऐसे दर्शा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या करेंगे बाबू, क्या है, दो असमान है, तो इस पे मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश है, इस पे माइनस क्यू आवेश है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित ना करेगा बाबू। तो इसको आपको ऐसे दर्शाना पड़ेगा, ठीक है, आप ऐसे क्या करेगा, इसको दर्शा दीजिएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सजातीय आवेश आपको पता है प्रतिकर्षित करता है और विजातीय आवेश आकर्षित करता है। विद्युत विभव की परिभाषा दे, तो विद्युत विभव क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है, इसका कोई अपना क्षेत्र है, तो एकांक बिंदु आवेश को, ये हमारा क्या है, कोई टेस्ट चार्ज है, एकांक बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक, ये बिंदु P तक यहां तक लाने में इसको जितना भी हमको कार्य करना पड़ेगा, इसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, जिसे V से सूचित करते हैं। V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। तो इसका याद रखने का डेफिनेशन क्या है, एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, है ना। वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, जूल प्रति कूलम होता है ना, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे वर्क को जूल में मापते हैं, वर्क का मतलब क्या, कार्य को जूल में मापते हैं, आवेश को कूलम में मापते हैं, तो जूल प्रति कूलम होगा, इसे भी से हम लोग क्या कहते हैं, सूचित करते हैं, और इसे मापते हैं किसमें, वोल्ट में मापते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव भी के बीच संबंध लिखे। तो प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव भी के बीच संबंध क्या होता है, तो आपको पढ़ा चुके हैं हम, E इक्वल टू क्या होता है, -dV/dr या dV/dx होता है। इसको क्या करना है, आपको सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था बाबू, हमने पढ़ाया था कि बाबू एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पे कोई बिंदु P है, वहां पे विभव क्या होता है, तो आपने क्या पढ़ाया था, V इक्वल टू आपने पढ़ा था, V इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई, है ना, एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे में R होता है। अब क्या करेंगे, दोनों के सापेक्ष जल्दी जल्दी बनाएंगे हम लोग, दोनों के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो बाबू दोनों के सापेक्ष आप लिख दीजिएगा हिंदी में, दोनों के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पे तो इधर dV/ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और बराबर है तो बराबर यहाँ पे क्या लगाएंगे, d/dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे में R हो जाएगा। अब प्यार बच्चों ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, dV/dx, और बाबू जो कांस्टेंट रहता है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट है, इनटू Q भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, d/dx, यहाँ पे 1/r बचेगा, 1/r बचेगा। अगर एक स्टेप आप और करना चाहे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, dV/ यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx, है ना, इक्वल टू है, तो इक्वल टू 1 बटा में क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d/dx, और यहाँ पे क्या होगा r नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, इधर तो dv अपॉन क्या रहेगा dx रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, और बाबू निकला हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा Q हमारा निकला हुआ है। जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे r के पावर -1 का, तो पावर बेस पावर -1 हो जाएगा, यानी माइनस हम यहाँ पे लगा देते हैं, और r के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, r के पावर -2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे dv अपॉन यहाँ पे dx इक्वल टू है, तो इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा Q, और ये ऊपर में इनवर्स में है बाबू, तो नीचे आएगा तो क्या होगा स्क्वायर में हो जाएगा। इतना आपको पता है ना। तो बाबू आप सभी को पता है dv अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे dx इक्वल टू यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाबू क्या होता है, अगर एकांक धन आवेश को यहाँ पे याद रखें, किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 1 में क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे में क्या होता है r स्क्वायर होता है। तो इतना के बदले हम e लिख सकते हैं, तो ये तो इतना आया हुआ है ना, तो यहाँ पे इतना के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं e लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको सीधा करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा -dv अपॉन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा या dr, और हमने क्या किया संबंध स्थापित कर दिया। तो क्लियर हो गया, एक बार आप लोग बताइए क्लियर हो गया। सिंपल सा आपको क्या करना है, सबसे पहले ये करना है, सबसे पहला काम जो आपको करना है कि देखना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में, मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पे कोई बिंदु P है, वहां पे विभव हमने क्या निकाला था, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, बटे में क्या Q बटे में r। अब इसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x आप लिख दीजिएगा, चाहे दोनों पक्षों में यहाँ पे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पे। तो बाबू आप क्या करिएगा डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा संबंध स्थापित हो जाएगा। आगे बढ़िए कि वैद्युत विभवांतर क्या है। तो बाबू वैद्युत विभवांतर की बात करें तो वैद्युत विभवांतर में हमने आपको क्या पढ़ाया है कि बाबू मान लीजिए कि ये कोई प्लस Q आवेश है, ठीक है, इसका कोई अपना क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह पे लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो लिखिएगा कि यहाँ पे किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा प्रशिक्षण आवेश को उन बिंदुओं के बीच यहाँ पे क्या विद्युत विभवांतर हम लोग कहते हैं। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा VA माइनस VB इक्वल टू क्या होता है W/Q होता है। अगला क्वेश्चन आ जाए कि धारता किसे कहते हैं। तो वो धारता किसे कहते हैं, तो धारता का मतलब क्या, यहाँ पे चालक की धारता लिख लीजिएगा। धारता का मतलब क्या, धारण करने की क्षमता को हम लोग धारता कहते हैं। यहाँ पे जोड़ लीजिएगा चालक की धारता। तो चालक की धारता क्या होती है कि प्यारे बच्चों अगर कोई मान लीजिए कि यहाँ पे आवेश मतलब कोई बोतल है, हम बोतल का ही एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जैसे इसमें पानी डालेंगे क्या होगा लेयर की मात्रा बढ़ेगी। सबसे पहले धारता क्या होता है, धारता को C से सूचित करते हैं, C इक्वल टू क्या होता है Q बटे में यहाँ पे क्या होता है V होता है। तो लिखेगा कि किसी चालक में दिया गया आवेश, जैसे जैसे किसी चालक में हम आवेश देंगे इसके विभव के मान में अगर बढ़ोतरी हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग धारता कहते हैं, चालक की धारता कहते हैं। यानी किसी चालक में दिया गया आवेश और उसमें होने वाले विभव की वृद्धि को है ना हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू किसी चालक का विद्युत धारता कहते हैं। यानी किसी चालक में दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली जो भी वृद्धि होगी इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो किसी चालक की धारता कहते हैं, है ना। यदि किसी चालक में दिया गया आवेश Q तथा विभव में यहाँ पे याद रखने के विभव में होने वाली वृद्धि भी हो तो इसे यहाँ पे मात्र क्या हो जाता है प्यारे बच्चों कूलम प्रति वोल्ट, और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, है ना। इसे C से, धारता को C से प्रदर्शित करते हैं, तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। आवेश को कूलम में मापेंगे, वोल्टेज विभवांतर को वोल्ट में मापेंगे, तभी तो हमारा कूलम प्रति वोल्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए कि विभवांतर के दो उपयोग लिखे, है ना, विभव मापी के दो उपयोग लिखे। तो विभव मापी के दो उपयोग कौन कौन से है, तो लिखिएगा कि विभव मापी के मदद से किसी सेल का यहाँ पे विद्युत वाहक बल मापा जाता है, ठीक है। इसकी मदद से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, तो ये भी आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि यह एक आवेश के निकाय के कारण SI पद्धति में वैद्युत विभव अगर V इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो V इक्वल टू दिया हुआ है 3 प्लस यहाँ पे 2x दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है माइनस dv अपॉन क्या होता है dr होता है या dx होता है। तो बाबू dv का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 3 प्लस यहाँ पे क्या है 2x है। तो इक्वल टू क्या करेंगे d/dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। 3 हमारा कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा 0। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, मतलब 3 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
और प्यारे बच्चों 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, यानी E इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 वोल्ट प्रति मीटर, -2 वोल्ट प्रति मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर रखिएगा। अब देखिए समविभवी तल से आप क्या समझते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल, समविभवी तल की हम बात करें, वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल जिसके हर बिंदु पे क्या हो, विभव की मात्रा समान हो और इसमें कार्य बराबर क्या होता है, 0 होता है। और ये प्यारे बच्चों इससे जो बल रेखाएं निकलती है एक दूसरे क्या होती है बाबू, लंबवत होती है, यानी इसमें जो कोण बनता है ना 90 डिग्री का कोण बनता है, ये आपको क्लियर कर लेना है। इस पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनता है, कभी भी लंब होता है, इसमें कार्य बराबर 0 होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल है जिसके सभी बिंदुओं पे क्या होता है, विद्युत विभव एक समान होता है। समविभवी तल में धन आवेश में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो ये तो अभी हमने समझाया आपको, ठीक है। अब देखिए कि सी धारिता और बी विभवांतर तक आवेशित संधारित्र की विद्युत ऊर्जा क्या होती है, तो सी इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलिएगा हाफ सी बी स्क्वायर होता है। तो यही सिर्फ लिखना है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा, है ना। तो लिख दीजिएगा। आगे बढ़ जाइए अगला, यानी संचित ऊर्जा U इक्वल टू U इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। चलिए संधारित्रों की धारिता को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के लिए, तो संधारित्र की धारिता प्यारे बच्चों अगर समानांतर प्लेट संधारित्र की बात करें तो C इक्वल टू क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A और बटे में D होता है। तो पहला आप लोग देख सकते हैं कि प्लेटों के क्षेत्रफल पे, यानी C समानुपाती क्या होता है प्यारे बच्चों A के। जैसे मान लीजिएगा कि लिखिएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र जो होता है प्लेटों के क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। जैसे जैसे अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ती है। पहला हो गया बाबू, पहला। दूसरा है प्लेटों के बीच की दूरी पे, तो ये सी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है इसकी दूरी के। आप लोग लिखिएगा कि यहाँ पे संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पे निर्भर करती है। अगर जैसे जैसे प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे संधारित्र की धारिता क्या होती है, घटती है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, जो बोले हैं वो लिखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले लिखिएगा कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 2 कारक कार्य, मतलब क्या कार्य जो हो, 2 कारक जो है निम्नलिखित है। पहला कारक है प्लेटों के क्षेत्रफल पे, तो लिखिएगा कि मतलब क्या संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने के लिए, मतलब संधारित्र की धारिता प्यारे बच्चों प्लेटों के क्षेत्रफल पे निर्भर करती है, ऐसे लिखिएगा। अगर किसी प्लेट मतलब क्या संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसकी धारिता भी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर लिखिएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र जो होता है ना, यानी संधारित्रों का धारिता बाबू उसकी दूरी पे भी निर्भर करता है। जैसे जैसे प्लेटों की दूरी बढ़ाई जाती है संधारित्र की धारिता क्या होती है, घटती है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव तथा तीव्रता में अंतर स्पष्ट करे। तो बाबू वैद्युत विभव क्या होता है कि एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। तो लिखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव वह कार्य है जो एकांक धन आवेश को, यहाँ पे याद रखना है कि अंतर से उस बिंदु तक लाने में, अनंत से उस बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है। जबकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता वह बल है जो उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पे कितना वो फोर्स लगाता है, कितना फोर्स लगाएगा। अगर सजातीय आवेश होगा तो कितना फोर्स लगाएगा उसको प्रतिकर्षित करने के लिए, चाहे विजातीय आवेश से तो कितना फोर्स लगाएगा उसे आकर्षित करने के लिए। तो ये तीव्रता कहलाती है। यह एक अदिश राशि होती है, जबकि ये क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सदिश राशि होती है। यहाँ पे याद रखना है कि इसका मात्रक वोल्ट होता है, उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्लियर रखिएगा। अगला कि पारा, यहाँ पे याद रखना है कि पारा वैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं, अथवा संधारित्रों में पारा वैद्युत पदार्थ क्या है। तो पारा वैद्युत पदार्थ क्या होता है, तो किसी भी संधारित्र में पारा वैद्युत पदार्थ डालने पे क्या होता है, संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। बस इतना लिख दीजिएगा, काफी है कि कोई भी पारा वैद्युत पदार्थ में अगर हम संधारित्र की धारिता रखते हैं, है ना, चाहे आप बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि संधारित्र की धारिता पारा वैद्युतांक पे निर्भर करती है। अगर हम किसी संधारित्र में पारा वैद्युत पदार्थ डालते हैं तो क्या होता है, उसकी संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं कि वैसे पदार्थ यहाँ पे पारा वैद्युतांक कहलाते हैं जिसे संधारित्रों के प्लेटों के बीच रखने पर उन प्लेटों के बीच विभवांतर का मान कम हो जाता है, अर्थात उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पारा वैद्युत यहाँ पे क्या विद्युत पर यहाँ पे क्या विरोधी होती है, जैसे कांच यहाँ पे हो गया, अबरक हो गया, यहाँ पे पैराफिन हो गया, मोम हो गया, तेल हो गया, ये सब हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाइए। अगला है कि यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिमाणी धारिता सी होगी। यानी बराबर धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी में जोड़ा जाए, यानी सी संधारित्र हम लेते हैं। तो बाबू 1/, में यहाँ पे सीरीज में जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3 फॉर्मूला है। तो बाबू बराबर धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी में क्रम में जोड़ने पे तो बाबू धारिता क्या हो जाती है, 6 हो जाती है। और दोनों संधारित्र क्या है, 1+C, तीनों संधारित्र 1+C है। यानी 1+C इक्वल टू क्या होगा, 3/C होगा। ठीक है।
3/C होगा, यानी C का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 6×3 18 हो जाएगा। C इक्वल टू कितना निकला, 6×3 18। तब बोला जा रहा है कि जब इसे समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस यहाँ पे क्या होता है C3, यानी CP इक्वल टू क्या होगा, हमारा पहला C का मान कितना आया 18, यानी 18 प्लस 18 प्लस यहाँ पे 18, यानी C पैरेलल का मान क्या हो जाएगा, 54 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाइए, समानांतर प्लेट संधारित्रों में दूसरे प्लेट का कार्य क्या होता है। तो समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या होता है, उसकी धारिता को बढ़ाना, बस इतना आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पे याद रखना है कि संधारित्रों की दूसरी प्लेट वास्तव में पहली प्लेट की विभव को निरंतर कम करेगी। जैसे विभव कम होगा क्या होगा, उसमें प्यारे बच्चों आवेश संचित करके धारिता बढ़ा देगी। तो लिखिएगा कि संधारित्र की दूसरी प्लेट वास्तव में पहली प्लेट की विभव को निरंतर कम करती है तथा प्लेटों के बीच अधिक से अधिक आवेश को संचित करती है, जिससे उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी आप लिखिएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या है, तो धारिता को बढ़ाना ही उसका कार्य है। ये आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए कि दो संधारित्र की धारिता C1 एवं C2 है, श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम परिपथ दर्शाइए। क्या लिखा गया है कि दो संधारित्र जिसमें C1 और C2 है, पहले श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है बाबू, श्रेणी क्रम में कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है संधारित्रों को, आप बोलेंगे कि श्रेणी क्रम में गुरुदेव कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है। ये हमारा बैटरी लग गया, यहाँ पे याद रखने की इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, प्लस ये माइनस चार्ज, और ये हमारा C1 संधारित्र है, C2 संधारित्र है, इसके बीच का विभवांतर क्या है, V है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको इस प्रकार से समझा, मतलब क्या दर्शा सकते हैं। और समानांतर में क्या पूरा क्या किया जाता है, समानांतर यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि समानांतर में आपको दर्शाना है, समानांतर क्रम में परिपथ को दर्शाना है, तो समानांतर क्रम में क्या होता है कि सभी संधारित्र के पहले सिरों को किसी बिंदु A से और सभी संधारित्र के दूसरे सिरों को किसी बिंदु से जोड़ दिया जाता है, तब इसे प्यारे बच्चों कोई बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तब इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग कहते हैं क्या, तो समानांतर क्रम। इसमें क्या होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है प्यारे बच्चों, ये दो भागों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। C1 है, ये C2 है, सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, काफी है। चलिए आगे बढ़ जाइए, कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या है, तो प्रतिरोध ऊपर बनी रंगीन पट्टियों द्वारा सूचित करने वाले कोड को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन का कलर कोड कहते हैं। इसके प्रतिरोध के मान को प्रदर्शित करने के लिए वर्ड कोड यानी रंगीन पट्टी को यहाँ पे उपयोग में लाते हैं। जैसे प्यारा बच्चों काला का हो गया 0, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव इससे जरूर बनेगा, 1-2 क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ पे ब्राउन का हो गया 1, रेड का हो गया 2, ऑरेंज का 3, येलो का यहाँ पे क्या हो गया 4, ग्रीन का 5 हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। चलिए 12 ओम के, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 12 ओम के 4 ये प्रतिरोध है, प्रतिरोधों का संयोजन कुछ अलग होता है, ये आपको क्लियर रखना है। ठीक है, 12 ओम के क्या है, 4 प्रतिरोध है। 12 ओम के क्या है, 4 प्रतिरोध है। ठीक है, 12 ओम के क्या है, 4 प्रतिरोध है। ये हमने 4 प्रतिरोध बना लिया। 12 ओम के कितना है, 4 प्रतिरोध है। ठीक है, ये 12 ओम के क्या हो गया, 4 प्रतिरोध हो गया। 12 ओम के 4 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में, देखिए ये 12 ओम के 4 प्रतिरोध हो गए। इसका भी वैल्यू कितना है, 12 ओम 12 ओम 12 ओम 12 ओम। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के 3 और संयोजी क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पहले इसकी प्यारे बच्चों क्या कर लेते हैं कि इसका कुल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो ये क्या जोड़ा हुआ है, यहाँ पे याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम में है ना, तो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/r1 और प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r4 हो जाएगा। तो 1 अगर rp आपको निकालना है तो क्या कहेंगे, 1 यहाँ पे क्या 12 ओम है ना बच्चे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 प्लस 1/12 प्लस क्या हो जाएगा 1/12 प्लस 1/12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा rp यानी 1 rp इक्वल टू क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा बाबू 12 का लघुत्तम 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/3। यानी आरपी का वैल्यू पैरेलल का वैल्यू कितना निकला, 3 निकला। इतना आपको कंफर्म हो गया कि आरपी इक्वल टू क्या निकला, यहाँ पे लिख दीजिएगा आरपी इक्वल टू हमारा 3 ओम लिखना। अब प्यारे बच्चों ऐसे बोल रहा है कि श्रेणी क्रम में और यहाँ पे क्या ऐसे 3 को जोड़ना है, तो बाबू ये हमारा पहला हो गया और ये हमारा क्या हो गया दूसरा हो गया। ध्यान में रखिएगा, ये हमारा क्या हो गया दूसरा हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। अब इसको भी आप लोग अच्छे से, हम तो जल्दीबाजी में बना रहे हैं, दूसरा हो गया और एक आप ऐसे और बना सकते हैं। ठीक है,
एक और बना सकते हैं क्योंकि 3 बोला गया है, तो आप 3 बना दीजिएगा। ठीक है, ये 3 आप लोग क्या करिएगा, बना दीजिएगा। सारा सारा 12 ओम का है, तो इसका हमने निकाला तो 3 ओम आया, तो इसका भी 3 ओम आएगा, इसका भी 3 ओम आएगा। यानी अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज में जब जोड़ेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस यहाँ पे क्या 3, यानी 9 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 12 है तो 3 चौका 12, 1 मिनट, यानी यहाँ पे आरपी 1/में इक्वल टू कितना आया है, 1 मिनट, कहीं घबराया हुआ का जी, 1/में एक बार चेक कर लेते हैं। 1/में आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4/12 हो जाएगा, तो 4×3 12। ना सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला कि प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समायोजन क्या है, तो प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समायोजन क्या कहता है कि सभी प्रतिरोधों को, यहाँ पे याद रखने की जितने भी आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, समानांतर क्रम, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम बोला गया, तो सभी प्रतिरोधों को क्या किया जाता है कि प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला प्रतिरोध है, ठीक है, ये हमारा क्या है, दूसरा प्रतिरोध है, और ये हमारा मान लीजिए कि तीसरा प्रतिरोध है। सभी प्रतिरोध के एक सिरे को क्या किया जाता है, किसी बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है, और सभी सिरे के किसी दूसरे को क्या, किसी बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है, और इसी प्रकार से जो भी चलता है प्यारे बच्चों उस क्रम में, उसको क्या कहते हैं हम लोग, समानांतर क्रम, यहाँ पे क्या, संयोजन कहते हैं। यानी समानांतर क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को किसी बिंदु ए से, यानी सभी सिरा इसका किसी बिंदु ए से, तथा सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है, और आगे भी प्रतिरोधों को इसी क्रम में जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध के इस संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर क्रम समायोजन कहते हैं। आगे बढ़ जाइए कि विद्युत वाहक बल क्या है, तो बाबू याद रखें कि एकांक आवेश को किसी बंद परिपथ, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है ना, आने में जितना भी कार्य करना पड़ रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे प्रदर्शित किया जाता है यदि किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित होने में सेल द्वारा किया गया कार्य W है, तो सेल के लिए विद्युत वाहक बल इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। चलिए नीले रंग और पीले रंग का कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड लिखे, तो नीले रंग का आप लोग लिखिएगा कि नीला रंग का होता है 6, है ना, क्योंकि देख सकते हैं प्यारे बच्चों ब्लू का मतलब क्या, नीला, नीला का कितना होता है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव ही। और पीला रंग का कितना होता है 4, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि विभव मापी के 2 उपयोगों को लिखे, तो विभव मापी के 2 उपयोग कौन कौन से हैं, तो लिखिएगा कि विभव मापी की मदद से किसी सेल का, यहाँ पे याद रखने के विद्युत वाहक बल मापा जाता है, इसकी मदद से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बच्चे ज्ञात किया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फ्यूज तार की 2 विशेषताएं लिखे, तो फ्यूज तार क्या करता है प्यारे बच्चों, फ्यूज तार जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, गलनांक बहुत कम होता है, जो ओवरलोड से क्या करता है, हमको बचाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो इसके 2 उपयोग आप लोग आराम से लिख सकते हैं कि फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होना चाहिए ताकि अत्यधिक धारा के प्रवाह के दौरान जल्दी पिघल जाए। फ्यूज तार की चालक का यहाँ पे उच्च प्रतिरोधकता यानी मतलब क्या, यहाँ पे फ्यूज तार की चालकता उच्च होनी चाहिए ताकि इससे अधिकतम धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि थॉम्सन प्रभाव को मतलब क्या बताइए और समझाइए। थॉम्सन प्रभाव क्या है कि जब एक असमान रूप से गर्म चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में ऊष्मा का अवशोषित होता है या उत्सर्जन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। क्लियर रखिएगा। चलिए ओम का नियम क्या है, तो बाबू नियत ताप पर किसी चालक में दोनों छोरों के बीच के विभवांतर भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है। भी इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा, ये बहुत बार पढ़ा चुके हैं आप लोग, पीछे का जानते ही हैं, फटाफट से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आवेश वाहकों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, तो बाबू आवेश वाहकों की गतिशीलता से क्या समझते हैं, तो किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग VD तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उसका आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं, जिससे म्यू से हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। विशिष्ट चालकता क्या है, तो विशिष्ट चालकता क्या होता है, तो जिस प्रकार प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग चालकता कहते हैं, उसी प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसे सिग्मा से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ओम यहाँ पे मीटर इनवर्स होता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि 1 में यहाँ पे ओम हो जाएगा, तो ये ओम यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स होगा, या ओम यहाँ पे आप लोग मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। इसकी बीमा आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ जाइए। दिए गई परिपथ में का मान निकाले, तो बाबू ये किरचॉफ के प्रथम नियम से बनेगा, और किरचॉफ का प्रथम नियम कहता क्या है कि
वैद्युत मतलब क्या, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पे आने वाले जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। तो ये धारा देखिए आ रहा है 7 एम्पियर की धारा आ रही है, तो प्लस में और धारा कौन सा आ रहा है, 5 एम्पियर की धारा आ रही है, ठीक है। और प्यारे बच्चों 2 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, आ रही है 2 एम्पियर की। और जा कौन रही है, जा कौन रहा है धारा, तो माइनस में लिखेंगे जो जा रहा है। 3 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, जा रही है। और बाबू यहाँ पे याद रखना है कि सिर्फ आई यानी 1 एम्पियर की धारा जा रही है, इसका बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। यानी प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे इसको निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 5 12, 12 2 कितना हो गया बाबू, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे घटा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 घटा लेंगे 7 में से, तो 4 बता 4 5 9, 9 2 11, है ना। तो यानी 11 एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, आई, है ना। तो आई इक्वल टू क्या होगा, 11 एम्पियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही ना होगा, एक बार बताइए तो। कौन रहा है, तो देख लीजिए आ रहा है 7 एम्पियर, है ना। 7 5 12, अब 12 गो 2 गो कितना गो हो गया, 14 गो। 14 गो में से जब 3 गो जाएगा तो वो 11 एम्पियर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला आगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखे, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है कि अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को कुछ इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे पे क्या हो, तीनों लंब हो, जिसमें अंगूठा बल की दिशा को, है ना, तर्जनी उंगली क्या करते हुए बाबू, चुंबकीय क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता हो, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता हो। और जो मिडिल फिंगर हो धारा की दिशा को दर्शाता हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार लिखिएगा कि अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठा को कुछ इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए, ये तीनों उंगलियां एक दूसरे के क्या हो, परस्पर लंब हो, जिसमें अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता हो, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यम उंगली यहाँ पे चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करता हो, जिसे हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। चलिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम सेम टू सेम है, बस यहाँ पे याद रखना है कि अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियों को कुछ इस प्रकार फैलाए कि एक दूसरे पे क्या हो, तीनों लंब हो, जिसमें अंगूठा मोशन गति की दिशा को दर्शाता हो, जो तर्जनी उंगली हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता हो, और जो मिडिल फिंगर हो वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता हो, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहेंगे, ठीक है। यदि हम अपने दाहिने हाथ के तर्जनी मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति और को क्या करता हो, इंगित करता हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करती हो, और मध्यम जो हो प्यार बच्चों प्रवाहित विद्युत धारा को इंगित करती हो, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहेंगे। चलिए लॉरेंज बल क्या होता है, तो लॉरेंज बल के बारे में हमने आपको पढ़ाया कि जब कोई आवेशित कण, यानी याद रखना है कि जब कोई आवेशित कण, यहाँ पे आवेशित कण है ना, जब कोई आवेशित कर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पे कार्यकाली बल कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे लॉरेंज बल या विद्युत चुंबक बल कहते हैं। और F इक्वल टू क्या होता है, QVB, और यहाँ पे होता है साइन थीटा। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर एक यहाँ पे बल कार्य करता है, उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल या चुंबकीय बल भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, बायो सेवर्ट का नियम क्या है, ठीक है, पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन है ये कि बायो सेवर्ट का नियम क्या। अभी 5 नंबर वाला भी हम आपको बताने वाले हैं, टेंशन मत लीजिएगा। तो मान लीजिए कि कोई चालक तार में, मान लीजिए क्या है हमारा, कोई चालक तार है, ठीक है। कोई चालक तार में अगर आप आई धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक कोई बिंदु है यहाँ पे ए, है ना, अल्पांश बिंदु लेते हैं ये बी। यहाँ पे जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पे अल्पांश लंबाई के कारण यहाँ पे आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, तो उस पे जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ना प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभी आपको समझ में आएगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो बायो और सेवर्ट नामक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर एक प्रयोग किया, जिसमें किसी धारावाही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक सूत्र दिया, ठीक है। यानी प्यारे बच्चों इसको आपको समझाना है और आप लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये लंबाई को हम लोग क्या लेते हैं, अल्पांश लंबाई DL लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो अल्पांश लंबाई क्या है हमारा प्यारे बच्चों, तो DL है ना। अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होती है उसमें प्रवाहित, यहाँ पे क्या धारक है, प्रवाहित धारक है। तो इसमें धारा कौन सा प्रवाहित हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, क्या यहाँ पे आई धारा प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पे ये समानुपाती किसके होगा, तो ये समानुपाती हो जाएगा आई के, ठीक है। अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो अल्पांश लंबाई क्या है DL, ये समानुपाती होगा क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे उसके लंबाई के, यानी ये क्या हो जाएगा, तो लंबाई हमने क्या लिया है प्यारे बच्चों, तो हमने जो लंबाई लिया हुआ है, लंबाई हमने क्या लिया हुआ है, एक बार बताइएगा सभी बच्चे, वाह 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 वाह, DL लंबाई लिया हुआ है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, 1 मिनट, DL नहीं होगा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, जल्दीबाजी में यही ना होता है, फिर से समझिए, नहीं तो जल्दीबाजी में आप लोग गलती कर देंगे, ठीक है।
जैसे समझा रहे हैं वैसे समझिए। देखिए, अगर कोई चालक तार में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो अल्पांश लंबाई के कारण आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, तो उस पे चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगा, अल्पांश तीव्रता भी क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो लिखिएगा सबसे पहले कि प्यारे बच्चों, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो अल्पांश लंबाई है बच्चे, ये जो अल्पांश लंबाई है, ये जो अल्पांश लंबाई है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, डीबी है। तो डीबी ना समानुपाती होगा, तो लिखिएगा कि डीबी समानुपाती होगा प्रवाहित विद्युत धारा के अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। डीबी समानुपाती क्या होगा बाबू, याद रखना है कि समानुपाती होता है कि यहाँ पे याद रखना है लंबाई के समानुपाती होता है। तो हमने अल्पांश लंबाई डीएल लिया, अल्पांश यहाँ पे क्या, लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी डीएम, डीबी समानुपाती होता है यहाँ पे अल्पांश लंबाई पी से उसके बीच की दूरी के वर्गों के। तो अल्पांश लंबाई क्या है प्यारे बच्चों, पी है, और इसके बीच की दूरी क्या है, आर है, इसके वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्या हो जाएगा, 1/r² हो जाएगा। अब देखिए अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी ये जो डीबी होगा ये क्या होगा प्यारा बच्चों, किसके समानुपाती होती है, तो इनके बीच बने जाया कोण के यानी साइन के, याद रखना है कि साइन थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, क्लियर क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, सबको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। सबको जब मिलाएंगे मेरे प्यारे लाडलो, तो डीबी तो हमारा समान ही होगा, और ये समानुपाती क्या हो जाएगा, आई है ना, डीएल, और यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा है ना, साइन थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हमारा r² हो जाएगा। अब बाबू यहाँ पे क्या लिखेगा कि डीबी समानुपाती हटेगा, क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। ठीक है, और हम लोग एक कांस्टेंट लगाएंगे म्यू नॉट बटे 4 पाई। तो हम लोग कांस्टेंट क्या लगाएंगे, म्यू नॉट बटे में 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों, आई डी एल साइन थीटा है ना, और बटे में क्या हो जाएगा, r²। यही 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। बहुत ज्यादा बार समझा चुके हैं ना, इसलिए जल्दीबाजी में करा रहे हैं। देखिए संट के दो उपयोग निम्नलिखित है, तो संट के दो उपयोग कौन कौन से हैं, तो इसके उपयोग से सुग्राही मतलब क्या, सुग्राही विद्युत धारा या गैल्वेनोमीटर को नुकसान से बचाया जा सकता है। संट के प्रयोग से धारा को विभक्त किया जाता है, संट के मान को बदल के धारा मापी के परास को बढ़ाया जा सकता है। यानी संट के दो उपयोग लिखिएगा, तो संट के प्रयोग से क्या होता है, माप सीमा क्षेत्र बढ़ जाती है, संट के प्रयोग से क्या होता है, धारा मापी की सुग्राहिता घट जाती है, संट के प्रयोग से प्रतिरोध भी घट जाता है, संट के प्रयोग से गैल्वेनोमीटर को टूटने से बचाया जा सकता है। जो हम बताए हैं ये लिखिएगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे आसान भी है। आगे बढ़ जाइए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो मान लीजिए कि कोई चुंबक है, कोई छड़ चुंबक है, ठीक है। अब छड़ चुंबक है तो इस चुंबक में क्या होगा, दो ध्रुव होगा, इसका होगा प्यारे बच्चों एन ध्रुव और इसका होगा एस ध्रुव, है ना। तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह चुंबकीय सुई एक बल आघूर्ण यहाँ पे क्या स्थापित करे, उसे हम लोग चुंबकीय यहाँ पे क्या मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। या इससे बढ़िया हम आपको लिख देते हैं कि कोई छड़ चुंबक, अब मान लीजिए चुंबक में क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है ना, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। आपको पता होगा कि उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की तरफ क्या होती है, जाती है। तो इतना तो आपको पता होगा कि उत्तरी ध्रुव से निकल के ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है, ठीक है। तो अगर किसी चुंबक है, इसके पास कोई अन्य चुंबक लाएंगे तो या तो उसे आकर्षित करता है या तो उसे प्रतिकर्षित करता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा है कभी भी चुंबक या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है, ये भी आप लोग स्पष्ट रखिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है एम्पियर का परिपथ नियम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एम्पियर का परिपथ नियम क्या कहता है, तो बाबू अगर मान लीजिए कि कोई चालक तार है, ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर किसी चालक तार में हम लोग क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे, ये बिंदु हम लोग क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, डीएल मान लेते हैं। इस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, डीबी मान लेते हैं हम लोग। उत्पन्न बंद चुंबकीय की क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी वेक्टर बी मान लेते हैं। इसका पृष्ठीय समाकलन क्या होता है, तो प्यारे बच्चों पृष्ठीय समाकलन क्या हो जाएगा, बीडीएल, ये बराबर होता है प्यारे बच्चों म्यू नॉट आई के, है ना, म्यू नॉट आई के बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू एम्पियर का परिपथ नियम कहते हैं। ठीक है, अब समझने की कोशिश करिएगा कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे, अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र की ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पे याद रखना है कि तीव्रता का
पृष्ठीय समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथ नियम कहते हैं। चलिए आममीटर किसे कहते हैं, तो आममीटर मतलब याद रखना कि आममीटर क्या होता है, आममीटर एक यंत्र होता है जो प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, परिपथ में इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो प्यारे बच्चों आममीटर में धारा को मेजर करता है, धारा को मापता है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा कि यह वह मतलब याद रखना है कि वह यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है, अर्थात जिस यंत्र से धारा मापी जाती है, यह यंत्र को हम लोग आममीटर कहते हैं। आममीटर के द्वारा विद्युत धारा एम्पियर मापी जाती है। आममीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह एक प्रकार का धारा मापी होता है। जब परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो संपूर्ण धारा आममीटर से होकर ही गुजरता है, इसलिए इसे विद्युत धारा मापन हम लोग कहते हैं, और यह विद्युत धारा का मापन ही करता है। आगे बढ़ जाइए कि चुंबक, विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक के बीच अंतर लिखे। तो विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक क्या होता है, तो लिखिएगा कि अस्थायी चुंबक जो होता है और विद्युत चुंबक, यानी जो विद्युत चुंबक होता है प्यारे बच्चों अस्थायी प्रकृति का होता है, इसकी चुंबक की दिशा विपरीत मतलब क्या परिवर्तित हो सकती है। और अस्थायी विद्युत चुंबक जो होता है नरम लोहा का बना होता है, आप लोग इसमें लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो अस्थायी चुंबक है ना, यह प्यारे बच्चों क्या होता है, स्टील का बना होता है, ये अस्थायी होता है और इसकी दिशा परिवर्तित हम नहीं कर सकते अस्थायी चुंबक में। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि गैल्वेनोमीटर को आममीटर में कैसे बदलेंगे। तो गैल्वेनोमीटर को आममीटर में आप कैसे बदलेंगे, तो गैल्वेनोमीटर को आममीटर में बदलने के लिए समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध अगर आप जोड़ेंगे तो गैल्वेनोमीटर आममीटर में बदल जाएगा। तो सिंपल सा लिखिएगा कि गैल्वेनोमीटर को समानांतर क्रम में बहुत कम प्रतिरोध के एक मोटे तार को शंट के रूप में जोड़कर आममापी के रूप में हम लोग क्या व्यवहार कर सकते हैं। फिर एक यहाँ पे मानक यंत्र से मिलाकर गैल्वेनोमीटर के स्केल को यहाँ पे एम्पियर में आंशिक कर लिया जाता है। यानी ये किताबी भाषा है, हम आपको बता देते हैं कि गैल्वेनोमीटर को अगर आममीटर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो गैल्वेनोमीटर को आममीटर में बदलने के लिए प्यारे बच्चों क्या किया जाता है कि समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ के गैल्वेनोमीटर को आममीटर में रूपांतरित किया जाता है, जिसे हम लोग शंट भी कहते हैं। तो ये मेरा डेफिनेशन है, ये आप लोग याद रखिएगा। चले गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में आप लोग कैसे बदलेंगे। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, तो यहाँ पे याद रखना है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा के हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला कि अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बीच दो व्यवहार गुणों में अंतर लिखे। तो बाबू अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो इसकी अपेक्षित चुंबकशीलता का मान 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से कम और निगेटिव होती है। तो इनकी अपेक्षित चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है और निगेटिव में होता है। चलिए, यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा को हल्के से क्या करता है, चुंबकत्व करता है, जबकि यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यहाँ पे विपरीत दिशा में हल्के से क्या होता है, चुंबकित होता है। चलिए, अनुचुंबकीय पदार्थ, यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कम तथा यहाँ पे धनात्मक होती है। यानी जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति भले ही कम होती है लेकिन धनात्मक होती है। लेकिन प्यारे बच्चों जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है ना, इसका बाबू क्या होता है, 1 से कम होता है और ऋणात्मक होता है। तो ये भी आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए, अब देखिए कि विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक तो हमने अभी बताया, फिर से लिख दीजिएगा कि इसे आसानी से विचुंबकत्व किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक जो है इसे आसानी से यहाँ पे विचुंबकत्व यानी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से बदला जा सकता है, क्योंकि अस्थायी मतलब विद्युत चुंबक है। और अस्थायी चुंबक में क्या बाबू, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को नियत रखा जाता है, क्योंकि ये स्टील का बना होता है। इसकी ध्रुवता बदली जा सकती है, जबकि उसकी ध्रुवता नियत रहती है। विद्युत चुंबक नरम लोहा का बनाया जाता है, जबकि ये स्टील का बना होता है। ये आप लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए कि एक छड़ चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का यहाँ पे क्या करना है, समझाना है। तो कोई मान लीजिए क्या है, हमारा छड़ चुंबक है। ठीक है, छड़ चुंबक है, ये क्या है, हमारा छड़ चुंबक है। ठीक है, ये हमारा क्या है बाबू, छड़ चुंबक है। ये हमारा क्या है, छड़ चुंबक है। ठीक है, अभी हम आपको बता देते हैं कैसे क्या होगा। ये हमारा छड़ चुंबक है। ठीक है, जब ये छड़ चुंबक है तो प्यारे बच्चों इसमें नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा। ठीक है, तो बाबू अक्षीय स्थिति क्या होता है, तो छड़ चुंबक के उत्तर और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाले सरल रेखा, यानी प्यारे बच्चों इसके लंबवत अगर जा रहा है कोई बिंदु, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, P है ना। अब यहाँ पे P बिंदु है और इस पे R दूरी पे कोई बिंदु P है। R दूरी पे क्या है, मान लीजिए कोई छड़ चुंबक है, यहाँ पे याद रखिए छड़ चुंबक में क्या प्यारे बच्चों, छड़ चुंबक में क्या होगा प्यारे बच्चों कि छड़ चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली रेखा कोई आर बिंदु पे क्या है, कोई बिंदु यहाँ पे P है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, अक्षीय स्थिति कहते हैं। जबकि निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, तो ये N है और ये S है। तो इस पे अगर लंब होगा ना तो ये क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला अगर आप लोग लिखना चाहे तो क्या होता है,
म्यू नॉट बटे यहाँ पे क्या होता है 4 पाई इंटू यहाँ पे 2m बटा क्या होता है r क्यू होता है, यह अक्षीय स्थिति होता है, जबकि निरक्षीय स्थिति में क्या होता है यहाँ पे m बटा में 4 पाई है ना, म्यू नॉट बटे में 4 पाई, म्यू नॉट बटे में 4 पाई इंटू m बटा में क्या होता है r क्यू होता है, ये निरक्षीय स्थिति का व्यंजक होता है, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला अगला है कि चुंबकीय विभव को परिभाषित करें। तो चुंबकीय विभव किसी चुंबकीय क्षेत्र में इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय विभव कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए कि क्रांति कोण को परिभाषित करें और इसके शर्तों को लिखे। तो क्रांति कोण क्या होता है, तो क्रांति कोण क्या होता है, तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए 90 डिग्री बन जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। तो सिंपल सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्रांति कोण किसे कहते हैं, तो सिंपल सा आप लोग लिखिएगा, ये क्या है हमारा, कोई माध्यम है। ठीक है, ये क्या है हमारा, कोई माध्यम है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से यानी सघन माध्यम से क्या होती है, विरल माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से क्या होती है, विरल माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये क्या होती है, प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं अपवर्तन। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे कहते हैं हम लोग क्या, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपतन कोण का वह मान, अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपतन कोण का ये वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, ये जो अपवर्तन कोण है ना, ये जो अपवर्तन कोण है ये 90 डिग्री का कोण बना ले, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रांति कोण कहते हैं। तो आप लोग लिखिएगा सिंपल सा बात कि आपतन कोण का वह मान है ना जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रांति कोण कहते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। चलिए अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसके शर्त अगर आपसे पूछा जाएगा तो शर्त लिखिएगा यहाँ पे कि जब सग मतलब क्या, यहाँ पे याद रखने की इसके शर्त पूछा जाएगा तो शर्त लिखिएगा क्रांति कोण के लिए प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित किया जाना चाहिए। तो ये इसका शर्त है कि ये सघन से विरल जाएगा। सघन क्या होता है, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, और विरल क्या होता है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है और इसके शर्तों को बताइए। तो जैसे हमने क्या कहा बाबू, अभी हमने जैसे क्या कहा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, इसके शर्त बताइए। तो हमने आपको क्या कहा कि बाबू ये सघन माध्यम ऊपर विरल माध्यम, कि जब सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है बाबू, मुड़ जाती है। अब जहां पे गिरता है वहां पे एक वो अभिलंब खींचा जाता है, और प्रकाश की किरणें क्या होती है मेरे लाडलो, तो ये हमारे क्या होती है, प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों एक किरण ऐसी भी होती है ना, एक किरण ऐसी भी होती है ना, ध्यान में रखना है कि प्यारे बच्चों जिसके लिए क्या होता है, अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। यानी ये क्रांति कोण है। अब क्रांति कोण से भी मान क्या करना पड़ेगा, अपवर्तन कोण का ज्यादा करना पड़ेगा। क्रांति कोण से मान अगर बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण का, तो अब तो ये 90 डिग्री हो गई, तो ये नीचे ही ना आएगी, तो उसी माध्यम में लौट जाएगी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि सघन में गई है ना, सघन में गई, और यहाँ पे फिर सघन ही ना माध्यम में सघन में आ गई, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, क्रांति मतलब क्या, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहेंगे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो अपवर्तन का कोण का मान को, मतलब अपवर्तन आपतन कोण के मान को क्रांति कोण से बड़ा हो जाए तो प्रकाश की किरण क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। कि जब प्रकाश की किरणें प्यारे बच्चों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, और यहाँ पे याद रखने की आपतन कोण का मान बढ़ाने पे अगर प्रकाश की किरणें 90 डिग्री की हो जाती है, मतलब परिवर्तित किरण 90 डिग्री होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्रांति कोण कहते हैं, आईसी कहते हैं। अब क्रांति कोण से भी मान ये आपतन कोण का बढ़ाने पे अपवर्तन किरण क्या हो जाती है, फिर उसी माध्यम में लौट आती है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के नियम निम्नलिखित है कि प्रकाश किरण को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, कभी भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि क्रांति कोण पे 90 डिग्री बनता है, तो आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तभी वो जो किरणें हैं उसी माध्यम में आएंगे। पोलराइड क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखें। तो पोलराइड क्या होता है, पोलराइड एक ऐसी व्यवस्था होती है जिससे चयनात्मक शोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। उपयोग की बात करें तो पोलराइड का उपयोग चश्मे में होता है, बाहर से आने वाली तीव्र प्रकाश को नियंत्रित करने में, रेलगाड़ी हवाई जहाज की खिड़कियों में पोलराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि ब्रूस्टर का नियम क्या है। ये गजब का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, म्यू इक्वल टू tan IP। ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है, म्यू इक्वल टू tan IP। यानी ब्रूस्टर के नियम के अनुसार क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण IP की स्पर्श ज्या के बराबर होती है। यानी प्यारे बच्चों ये मान लीजिए कि ये हमारी अध्रुवित प्रकाश आ रही है, और यहाँ पे क्या ध्रुवित होकर यहाँ पे क्या हो रही है कि ध्रुवित हो जा रही है। लेकिन प्यारे बच्चों डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले इसको डायरेक्ट लिखेंगे कि स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से,
स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से क्या होता है प्यारे बच्चों, म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आई है ना, और बटे क्या होता है, साइन आर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात बताइए कि प्यारे बच्चों ये हमारा एक सीधा रेखा है, ठीक है, सीधा रेखा है, और एक सीधा रेखा पे बना कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, साइन आई का वैल्यू हमको पता है कि साइन आई का वैल्यू साइन आई पी है, ठीक है, लेकिन साइन आर का वैल्यू हमको नहीं पता है कि ये साइन आर का वैल्यू हमारा क्या है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग मान लीजिए कि ये क्या है हमारा, एक सीधा है, देखिए एक सीधा रेखा है, इस पे 180 डिग्री कोण बनेगा, तो जिसमें क्या होगा, कोण आईपी होगा, और ये क्या है, एक दूसरे पे लंब है, यानी ये 19 डिग्री होगा, और ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा, यानी 180 डिग्री कब हो रहा है, तो जब इसमें आप लोग लिखिएगा कि जब इसमें कोण आई, यहाँ पे क्या देखना है कि कोण आईपी जोड़ रहे हैं, प्लस कोण यहाँ पे 90 डिग्री, प्लस कोण यहाँ पे आर जोड़ रहे हैं, तो हमारा 180 डिग्री हो रहा है। तो अगर हम कोण आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 90 उधर घट जाएगा, तो यहाँ पे 180 में से 90 घटेगा 90, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण आई हो जाएगा। डायरेक्ट हम बढ़ा रहे हैं कि अगर आप कोण आर का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 90 जाएगा, उधर घट जाएगा, तो बाबू जब घटेगा तो क्या होगा, 90 हो जाएगा, 90 में से क्या होगा, आईपी घट जाएगा। ठीक है, यानी कोण आर का वैल्यू हमको क्या पता चल गया, यहाँ पे साइन आर का वैल्यू पता चल गया। तो फिर इसी नियम से क्या करेंगे, डायरेक्ट रखेंगे, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई, और साइन आई का वैल्यू क्या है, डायरेक्ट आप लोग लिखिएगा कि आईपी लिखा हुआ है, बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या है, तो साइन यहाँ पे, और आर का वैल्यू कितना लिखा है, 90 माइनस यहाँ पे क्या, कोण आई, यानी लिख दीजिएगा 90 माइनस कोण आई लिख दीजिएगा। ठीक है, यानी म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन आईपी होगा, तो साइन यहाँ पे लिख दीजिएगा, साइन आईपी है ना, साइन आई पी, और बटे में क्या होगा, कोण 90 माइनस थीटा, साइन कोण 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, तो कॉस और थीटा में क्या है, तो यहाँ पे आईपी है ना, तो आईपी लिखिएगा, कोण यहाँ पे आईपी होगा, आईपी आईपी आईपी, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, आईपी है ना। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईपी, और यही हमको प्रूफ करना था कि म्यू इक्वल टू tan आईपी होता है, तो हमने प्रूफ कर दिया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है कि स्नेल के नियम से होता है म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर होता है। तो बाबू यहाँ पे देखिए कि अध्रुवित प्रकाश आ रही है और ये ध्रुवित हो रही है। ठीक है, तो हमको साइन आई का वैल्यू पता है कि आईपी दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन कोण ये आर है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये समतल है, तो इस पे 180 डिग्री का कोण बनेगा, जिसमें ये क्या है, कोण आई है, ठीक है, ये क्या है, कोण आईपी है, ठीक है, और ये आप देख पा रहे हो कि एक लंब है, लंब कितना का होता है, 90 डिग्री का, और बचा हुआ कोण ये हमारा क्या है, आर है, तो तीनों मिला के ना 180 डिग्री का होगा, जिसमें से हम आर का वैल्यू निकाल देंगे, और साइन यहाँ पे 90 माइनस आईपी क्या होता है, कॉस आईपी होता है, और साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, और आईपी कोण है तो tan आईपी हमारा राइट आंसर। तो ऐसे आप लोग क्रांति कोण यहाँ पे बाबू सॉरी यहाँ पे क्या ब्रूस्टर का नियम आप लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखे। तो प्रकाशीय फाइबर एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश ऊर्जा को बिना उसकी तीव्रता में हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित करता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके दो उपयोग क्या है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग यहाँ पे चिकित्सा जांच में किया जाता है, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में भी इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या होता है। तो जब समान आवृत्ति की दो तरंगें समान दिशा में जब अध्यारोपित होती है तो उसे व्यतिकरण की घटना कहते हैं, जबकि विवर्तन की घटना क्या होती है कि जब प्रकाश की रास्ते में कोई धूल कणा जाता है तो प्रकाश की किरणें मुड़ी हुई प्रतीत होती है, जिसे हम लोग विवर्तन कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक यहाँ पे समान आवृत्ति की तरंगें समान दिशा में अध्यारोपित होती है तो यह घटना व्यतिकरण की घटना कहलाती है, जिससे क्या होता है, साबुन का पानी रंगीन दिखाई देना, है ना, यहाँ पे कागज की झिल्ली रंगीन दिखाई देना, ये सब व्यतिकरण की घटना है। जबकि जब प्रकाश की तरंग यहाँ पे वायुमंडल के कण के साथ संपर्क में आती है तो कोनों से मुड़ जाती है, और किन कोनों से मुड़ने की घटना को ही हम लोग विवर्तन कहते हैं। व्यतिकरण फ्रिंज समान या असमान चौड़ाई के हो सकते हैं। तरंग का अध्यारोपण से यहाँ पे ये उत्पन्न होता है, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें जब अध्यारोपित यानी एक दूसरे से मिलती है तो ये उत्पन्न होता है। प्रकाश या अन्य तरंगों की तरंग प्रकृति के कारण ये क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए कि नाभिकीय बल क्या है, इसके गुणों को लिखे। तो नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल को हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। यह एक दूसरे को क्या करता है, बांध के रखता है। नाभिकीय बल क्या होता है, आकर्षण बल होता है। नाभिकीय बल अत्यंत लघु परासी बल होता है। नाभिकीय बल यहाँ पे अवैद्युत तथा अगुरुत्वीय होता है, और नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल बल होता है, मजबूत बल होता है। ये आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, बोर परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या क्या है। तो लिखिएगा कि यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वितरण के विषय में कोई भी विचार नहीं देता है, ठीक है।
बोर परमाणु मॉडल, यानी नील बोर साहब ने 1913 में ये परमाणु मॉडल दिया था। बहुत अच्छी तरीके से हम आपको पढ़ाए हैं, लेकिन अभी सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, आपको बता रहे कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, संभावना है। ठीक है, मान लीजिए तो हम आपको समझा नहीं रहे, सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करिए। यहाँ पे स्पेक्ट्रम, यहाँ पे देखिए स्पेक्ट्रल रेखाओं को अपेक्षित तीव्रता के विषय में यह ज्ञान नहीं देता है। यह मॉडुलन, यहाँ पे याद रखना कि मॉडल जटिल परमाणुओं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के परमाणुओं को यहाँ पे क्या स्पेक्ट्रो को यहाँ पे क्या नहीं समझा सकता है। यह मॉडल तरंग संख्या के विषय में कोई भी सूचना नहीं देता है। अगला क्वेश्चन कि लेजर प्रकाश के गुणों को लिखे तथा उपयोग। तो लेजर प्रकाश क्या होता है, ये प्रकाश एक वर्णीय होता है, यह अति कला संबंध होता है, ये अति यहाँ पे क्या दिशात्मक होता है। इसके उपयोग हीरे में छेद करने के लिए बाबू इसका प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में क्या किया जाता है, इसका भारी उपयोग है। अगला क्वेश्चन है कि एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक क्या है। तो एन टाइप अर्धचालक को हम लोग नेगेटिव टाइप अर्धचालक कहते हैं, कि वैसा अर्धचालक जिसमें प्यार बच्चों सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, तो हमारा मिश्रित जो अर्धचालक बनता है एन टाइप का अर्धचालक बनता है, जिसमें मुख्य धरावाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्प धरावाहक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होल्स होते हैं। अगर पी टाइप का पॉजिटिव टाइप अर्धचालक कहते हैं, और पॉजिटिव टाइप अर्धचालक क्या होता है आपको ध्यान में रखना है, हम आपको बता रहे हैं कि जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में यानी शुद्ध यहाँ पे अर्धचालक में अगर त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाया जाता है, तो जो हमारा मिश्रित अर्धचालक बनता है ना, वो हमारा पी टाइप का अर्धचालक बनता है, जिसमें मुख्य धरावाहक क्या होता है, होल्स होता है, और अल्प क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला कि 25 का द्विआधारी तुल्यांक ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप डायरेक्ट ऐसे निकालिएगा 25 का 2 से 12 दूनी 24, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 छके 12 0 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 2 एकम 2 1, यानी 1 1 0 0 यहाँ पे 1, और इसका द्विधारी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, जल्दीबाजी में गलती तो नहीं कर रहे ना। 2 12 दूनी 24, ठीक है, 1 बचा, 2 छके 12 0 बचा, 2 तिहाई 6 यहाँ पे 0, यानी सही है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि फोटो सेल क्या होता है, इसके दो उपयोगों को लिखे। तो फोटो सेल क्या होता है बाबू, याद रखना है, फोटो सेल क्या होता है, वैसी युक्ति होती है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उसे हम लोग फोटो सेल कहते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, तो फोटो सेल का उपयोग वैद्युत नेत्र यंत्र में किया जाता है। इस यंत्र को चोर सूचक घंटा भी कहा जाता है। फोटो सेल का उपयोग सिनेमा में ध्वनि को यहाँ पे पुनर्उत्पादन में भी किया जाता है। आगे बढ़ जाइए कि कार्यफलन क्या है। तो बाबू कार्यफलन हमने आपको क्या पढ़ाया था, तो कार्यफलन क्या होता है कि हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था कि बाबू हमने पढ़ाया था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, कि जब भी किसी धातु पे, मान लीजिए कि धातु है, धातु में क्या होता है, सब में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। धातु में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा होता है, तो धातु में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जब आपतित प्रकाश पड़ती है तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है ना। जब भी किसी धातु पे प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉनों की मात्रा उत्सर्जित होने लगती है, जिसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों हमसे क्या पूछा गया, कार्यफलन। तो बाबू याद रखना है कार्यफलन क्या होता है। तो बाबू याद रखना है कि आपतित प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने में मदद करती है, उतना न्यूनतम ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉनों को जितना न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ठीक सतह से बाहर निकलने के लिए, तो उसी को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। ठीक है बाबू, याद रखना है कि ठीक सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने के लिए जितना उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग कार्यफलन कहते हैं। तो लिखिएगा कि कार्यफलन क्या है, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने के लिए जितना ऊर्जा का आवश्यकता पड़ता है, माने वाय होती है, आवश्यकता पड़ता है, उसे हम लोग धातु का कार्यफलन कहते हैं, जिसे फाइन नोट से सूचित किया जाता है। अगर सीजीएम का लिखिएगा तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चलिए फोटोन के गुण लिखे, तो फोटोन के आपको गुण लिखना है कि ये क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, विकिरण ऊर्जा फोटोन के रूप में होता है और उसी में गमन करता है। फोटोन का यहाँ पे विवर्तन हो सकता है। फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, ये भी आपको याद रखना है। जहाँ पे भी क्या होता है, एच न्यू जो होता है आवृत्ति होता है, और एच जो होता है प्लांक कांस्टेंट होता है। एक्स किरण के उपयोगों को लिखे, तो ये रेडियोग्राफी में इनका उपयोग किया जाता है। किसी भी क्रिस्टल की संरचना अध्ययन एक्स किरण के मदद से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे चिकित्सा क्षेत्र में एक्स किरण का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग है ना। रेडियो चिकित्सा में भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। नाभिकीय बल क्या है, इसके गुणों को लिखे, तो नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल आकर्षण बल है। नाभिकीय बल जो अत्यंत क्या होता है, लघु परासी बल होता है। नाभिकीय बल अवैद्युत तथा अगुरुत्वीय होता है, और नाभिकीय बल क्या होता है, अत्यंत प्रबल बल होता है। आगे क्वेश्चन आइए कि लेजर किरणों के
गुण और उपयोग को लिखे। तो लेजर किरणें क्या होते हैं, तो बाबू लेजर किरणें एक वर्णी होती है, अति काला संबंध होते हैं, यहाँ पे ये दिशात्मक होते हैं, ये तो अभी कराए हैं जस्ट। यहाँ आप देखिए कि अर्ध आयु क्या होता है, तो प्रारंभ की उपस्थिति में परमाणुओं की कुल संख्या में आधा परमाणुओं को विघटित होने में जितना निश्चित समय लगता है, यहाँ पे जितने समय में परमाणुओं की आधी संख्या विघटित हो जाती है उसको हम लोग रेडियो एक्टिव का अर्ध आयु कहते हैं। इसके द्वारा प्यारे बच्चों इससे सूचित किया जाता है, यानी टी हाफ के द्वारा सूचित किया जाता है। 0.6931 बटे में क्या होता है, लैम्डा होता है। सारा पढ़ा चुके हैं हम, आपको कुछ नहीं समझा नहीं रहे, हम आपको सिर्फ रिविजन करवा रहे हैं। अब औसत आयु के बारे में पूछा जाए तो औसत आयु क्या होता है, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणु की औसत आयु सभी परमाणुओं के यहाँ पे आयु के क्षेत्र के परिमाण की कुल संख्या के भाग देने पर प्राप्त होती है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, औसत आयु कहते हैं। ठीक है, रेडियो न्यूक्लाइड मतलब रेडियो न्यूक्लाइड के अपक्षय नियतांक को आप ऐसे लिखेगा, ऐसे मत लिखेगा, रेडियो न्यूक्लाइड के अपक्षय नियतांक के व्युत्क्रम को हम लोग औसत आयु कहते हैं। रेडियो न्यूक्लाइड मतलब रेडियो न्यूक्लाइड के अपक्षय नियतांक के व्युत्क्रम को हम लोग औसत आयु कहते हैं। चले अल्फा किरण के गुण लिखे, तो अल्फा किरण के गुण निम्नलिखित है कि वास्तव में अल्फा कण हीलियम का नाभिक, अर्थात इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये किरणें यहाँ पे फोटोग्राफी प्लेट को प्रभाव में डालती हैं। इन किरणों की चाल प्रकाश की चाल से काफी कम होती है, 1/10वां भाग होता है। अल्फा कणों की वेधन क्षमता बहुत कम होती है। ये किरणें जब किसी गैस से होकर गुजरती है तो तीव्र आयनीकृत कर देती है। ठीक है, याद रखिएगा। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा यहाँ पे संबंध क्या है, E=mc²। हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार सिद्ध किया गया कि द्रव्यमान ऊर्जा के क्या होता है, एक दूसरे क्या होता है, संबंध होता है, तथा प्रत्येक वस्तु में उससे द्रव्यमान के कण भी ऊर्जा होती है, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच निम्नलिखित संबंध है E=mc²। अगला क्वेश्चन की गामा किरण के गुण लिखे, तो गामा किरण के निम्नलिखित गुण है। गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इस किरणों की बहुत ऊर्जा यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इसकी भेदने की क्षमता भी ज्यादा होती है। इसका आवृत्ति बहुत ज्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य कम होता है। बहुत सारा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं। अगला कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है कि धातु के पृष्ठ से, बाबू जब किसी धातु के पृष्ठ पे प्रकाश के मतलब क्या, किसी धातु के पृष्ठ से अगर मान लीजिए कि जब किसी धातु पे प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या होती है, उत्सर्जित होने लगती है, और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए विकिरण के क्वांटम सिद्धांत को लिखे, तो लिखिएगा कि विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्यारे बच्चों पता लगाया कि जो प्रकाश है ना ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा H न्यू होती है, जहां पे H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यू आवृत्ति होती है, और यही क्या होता है, विकिरण का क्वांटम सिद्धांत होता है। चलिए नैज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक क्या होता है। नैज अर्धचालक वो होता है जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है, जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम क्या हो हमारे नैज अर्धचालक हो गए। मिश्रित अर्धचालक क्या होते हैं कि जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो इसकी चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार के अर्धचालक को हम लोग अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, डोपिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि डोपिंग क्या है, तो डोपिंग क्या है, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया। शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंड गेट के सत्यता सारणी का बुलिया व्यंजक बनाया, तो एंड गेट क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आपको पता ही है एंड गेट क्या होता है ना, A.B=Y होता है, जहां पे Y आउटपुट A तथा B इनपुट होता है। इसकी सत्यता सारणी आप लोग बना दीजिएगा कि इनपुट में 0 0 रखिएगा 0 होगा, 1 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 1 रखिएगा 0 हो जाएगा, 1 1 यहाँ पे 1 होता है। तो इसकी सत्यता सारणी आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा 100%। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, हमने सिर्फ रिविजन कराया हुआ है, ये आप लोग 100% कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी पावरफुल है। इसमें से 10 क्वेश्चन कंफर्म है कि रहेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए सभी दोस्तों के पास ताकि उनका भी क्वेश्चन बन जाए, और लिखित है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन लड़ेगा इसमें से। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सो मच।